नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 जून के इस एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मेरे को मिले हैं। एक तो आपको ये दिख रहा है, इंडिया चाइना एंड फोर्टिफाइंग द अफ्रीका आउटरीच। इसको देखिए, इसमें फ्रेंड्स अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में इंडिया और चाइना का क्या रोल रहा है कोविड-19 के पैंडेमिक को रोकने में, और किस तरीके से इंडिया और चाइना की फॉरेन पॉलिसीज ऑपरेट करती हैं अफ्रीका में, इसकी बात की गई है। उसके बाद ये वाला जो आर्टिकल है, जम्मू द पॉन ऑन द चेस बोर्ड, ये थोड़ा आइडियोलॉजिकल आर्टिकल है। इसमें हमारे एग्जाम्स से पर्सपेक्टिव से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, वर्क फोर्स हैबिट्स। यहाँ पे लेबर लॉस की बात की गई है, कैसे इस पैंडेमिक में बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स अपने शहर में वापस चले गए, और कैसे अब चूंकि लॉकडाउन हट रहा है तो बहुत सारे बिजनेसेस उन माइग्रेंट लेबरर्स को, उन काम करने वाले लेबर्स को वापस बुलाना चाहते हैं। उसके चक्कर में लेबर लॉस को चेंज करने की बात कही जा रही है। बहुत सारे स्टेट्स ने लेबर लॉस को बदला भी है। इन चीजों के बारे में बात करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है आपका, ऑमिनस सिग्नल्स ग्रोथ फिगर्स विल वर्सन एज इंडिया, इसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है थोड़ी सी क्लटर्ड है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। मैं थोड़ा सा सिंपल वे में इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं किया। और नेक्स्ट आर्टिकल जो हम लोग बात करेंगे वो है फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट बार। देखिए, ये आर्टिकल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच में और सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसके बीच में एक टसल हुई, एक लड़ाई से हुई है, उसके रिलेशन में है। ठीक है, तो इसको एनजीआर प्रसाद ने और के राम सिद्धार्थ ने लिखा, ये खुद भी लॉयर्स हैं, तो इस आर्टिकल को देखने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है वो हमारी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये सब हम लोग आज कवर करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं कम एडिटोरियल्स को डिस्कस करा रहा हूं, तो आप चिंता मत करिए दोस्तों, आगे आने वाले समय में बहुत सारी करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो जो कि आपके एग्जाम्स में भी उतनी ही यूजफुल होंगी, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं धीरे धीरे अपने इन लेक्चर्स को इवॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए, यहां पे बात हो रही है इंडिया चाइना एंड फोर्टिफाइंग द अफ्रीका आउटरीच। कैसे इंडिया और चाइना ने इस कोविड-19 के पैंडेमिक में अफ्रीका में अपनी अप्रोचेस को रखा है। देखिए, कोविड-19 के पैंडेमिक में यार देखिए हुआ ये है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ भी हल्की बुल्की रुक गई है। तो कह सकते हैं कि लेवलिंग इफेक्ट आया है कोविड-19 के चलते। जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी उनकी पावर कम हो रही, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कोविड-19 के चलते इतना ज्यादा पब्लिक आउटरीच हुआ है चाइना के अगेंस्ट में, उसकी पावर थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। अब अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें दोस्तों, अफ्रीकन कंट्रीज में ऑलरेडी इकोनॉमिक और हेल्थ कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है। उनके पास ना मास्क है, ना उनके पास वेंटिलेटर है। इनफैक्ट कुछ अफ्रीकन कंट्रीज तो इतनी गरीब हैं कि उनके शहरों के अगर आप बाहर निकल जाओगे तो भाई साबुन और पानी भी ना मिले ठीक से, ये हालात है वहां पे। तो इसलिए अफ्रीका बाहर की कंट्रीज द्वारा दी गई एड पे, बाहर की कंट्रीज द्वारा दी गई मदद पे बहुत डिपेंड करता है। तो भाई वहां पे जो पब्लिक हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं कोविड के अगेंस्ट में, उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए। तो यहां पे अफ्रीका की मदद करने के लिए 2 कंट्रीज आगे बढ़ के आई हैं, एक इंडिया है और एक चाइना है। बहुत बाकी कंट्रीज ने तो आदत नहीं की है अफ्रीका की, ऐसा ऑथर का यहां पे बोलना, बट इंडिया चाइना की काफी मदद रही है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, बट इट्स इफेक्ट्स स्टैंड्स टू बी डिवास्टेटिंग पर्टिकुलरली इन अफ्रीका वेयर इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ कंडीशंस आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल। अब सबसे आगे बात करें दोस्तों, तो यहां पे बीजिंग की एक डिप्लोमेसी है जिसको बोलते हैं बीजिंग डोनेशन डिप्लोमेसी। ये बीजिंग डोनेशन डिप्लोमेसी पहले से भी चल रही थी और कोविड-19 के पैंडेमिक की बात तो और तेज हो गई। अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर की जब बात आती है तो एक चीज पे आप आंख बंद करके टिक मार सकते हैं, और वो है चाइना। अब चाइना ने अफ्रीका की किस तरीके से मदद की है पैंडेमिक को संभालने में, तो भाई चाइना ने बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजे हैं, फिर टेस्टिंग किट्स भेजी हैं, वेंटिलेटर्स भेजे हैं, मेडिकल मास्क भेजे हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ऐसे ही बहुत सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाइना ने यूरोपियन कंट्रीज में भी भेजे थे, इटली को भी भेजे थे, जर्मनी को भी भेजे थे, पर वो एलिमेंट्स, वो इक्विपमेंट्स वापस कर दिए उन कंट्रीज में, क्योंकि ये बोला गया है कि बीजिंग द्वारा भेजे गए ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स फॉल्टी हैं। बट अब देखिए, गलतियां निकालना इन यूरोपियन कंट्रीज के तो बस की बात है, बट ये अफ्रीका वाले क्या ही गलती निकालेंगे, इनके पास तो वैसे ही कुछ नहीं है। तो ये चाइना से मदद पे काफी हद तक डिपेंडेंट है। फिर चाइना के जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जैसे एक टेक फाउंडर है, अलीबाबा के फाउंडर है जैक मा, पहले ये टीचर थे, अब ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इन्होंने भी बहुत सारी सप्लाईज को डोनेट किया है। और उसके बाद जो चाइना की एम्बेसी है अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज में, वो भी ऑन ग्राउंड जाके काफी कुछ करने की कोशिश कर रही है। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि
जो तरीका है बीजिंग का चीजों को करने का वो अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीजिंग ये सब कर क्यों रहा है? बीजिंग वो सब इसलिए कर रहा है क्योंकि ये वायरस वुहान से उभरा है, चाइना से उभरा है, इस बात का ध्यान सबके ऊपर से हट जाए। प्रॉब्लम यह है कि गोंगजाओ नाम की एक सिटी है चाइना में। गोंगजाओ नाम की सिटी में जो अफ्रीकन सिटीजन्स थे उनके खिलाफ काफी इल ट्रीटमेंट हुआ है। उसके चलते अफ्रीका के अंदर बीजिंग के अगेंस्ट सेंटिमेंट उठ रहा है। प्लस दोस्तों बात यह है कि यह कहा जाता है कि चाइना का जो अफ्रीका के साथ रिलेशन है ना वो एलीट लेवल पे ज्यादा है, जो लीडर्स का लेवल है ना उस पे ज्यादा है। वो लीडर्स टू लीडर्स टॉक करते हैं, वो पीपल टू पीपल टाइज में ज्यादा भरोसा नहीं रखते हैं दोस्तों। बीजिंग ने अफ्रीका को बहुत सारे इंटरनेशनल फॉर्मर्स में यूज भी किया है, जैसे कि अफ्रीका की मदद से बीजिंग ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स है ना उसमें अपने मेंबर्स को इलेक्ट करवाया है। तो ये जो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल बॉडीज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जैसी, इनके हेड्स में, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत सारे चाइनीज कैंडिडेट्स आज की डेट में बैठे हैं। अब ऑब्वियसली बात है इनमें इलेक्शन के लिए वोटिंग होती है। चाइना के पास तो एक ही वोट है पर बहुत सारे वोट्स इन अफ्रीकन कंट्रीज के पास हैं। तो अपनी स्ट्रेट पावर का, अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग करके चाइना ने इस तरीके से भी फेवर्स लिए हैं। लेकिन चाइना के प्रति अफ्रीका में जो रवैया है, अफ्रीका के लोगों में जो फीलिंग्स है वो कुछ अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका की जो गवर्निंग क्लास है, जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो चाइना से एक अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। जो उनकी मीडिया है, जो उनके लोग हैं, जो उनके सिविल सोसाइटी है वो अलग करते हैं। तो कई बार अफ्रीका की मीडिया, अफ्रीका के लोग, अफ्रीका के सिविल सोसाइटी चाइना के अगेंस्ट आवाज भी उठाते हैं। बट चूंकि पॉलिटिकल लीडर्स का चाइना के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बहुत अच्छा मेल ताल है तो उस चक्कर में रिलेशंस अच्छे हैं। ये बात तो देखिए जग जाहिर है दोस्तों कि चाइना अफ्रीका में मिनरल रिसोर्सेज के लिए आया है। अफ्रीका में बहुत रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं और ऑब्वियसली बात है चाइना एक्सप्लॉयटेटिव टैक्टिक्स को इस्तेमाल करता है। जब चाइना अपनी कोई कंपनी को जाके अफ्रीकन सॉइल पे सेटअप करेगा तो सबसे पहले वो अफ्रीका के लोकल वर्कर्स को ना हायर करके अपने चाइना से वर्कर्स लेके जाते हैं वहां काम करने के लिए। फिर वो फुल ऑन एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वहां के रिसोर्सेज का। कोई इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हैं जिससे वहां के लोगों को परेशानी होती है। तो ये बोला जाता है कि अफ्रीका के अंदर जो लोग हैं, जो मीडिया है, जो सिविल सोसाइटी है, वो चाइना से काफी परेशान है कई जगहों पे, लेकिन उनकी लीडरशिप की चाइना से बहुत बनती है। इंडिया की अगर बात की जाए दोस्तों तो देखिए इंडिया ऑब्वियसली बात है अपने देश के अंदर ही काफी स्ट्रगल कर रहा है कोरोना वायरस को लेके, लेकिन तब भी इंडिया ने जितना हो सका है उतना अफ्रीका की कंट्रीज को मदद करने की कोशिश की है। इंडियन गवर्नमेंट का अफ्रीका में बहुत पिछले कई सालों से इन्वॉल्वमेंट रहा है। 6 से 10 सालों से अफ्रीका से बहुत एक लार्ज स्केल पे इंडिया इन्वॉल्व है। तो बहुत सारा डेवलपमेंटल असिस्टेंस जाता है, बहुत सारा डिप्लोमेटिक आउटरीच है। 18 न्यू एम्बेसीज अफ्रीका में खोलने की बात कही गई थी। तो इससे आपको पता चल सकता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में अफ्रीका कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ये चीजें दोस्तों फिर आगे बात करेंगे। देखिए इंडिया को बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया भर की दवाइयां बनती हैं इंडिया में। लेकिन देखिए ये इंडिया का जो ये टाइटल है ना दोस्तों, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये टाइटल खतरे में आ सकता है अगर चाइना अपने यहां से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर जिसको बल्क ड्रग भी बोला जाता है, ये बल्क ड्रग इंडिया को एक्सपोर्ट करने से मना कर दे। अभी की डेट में रिसेंटली चाइना के ग्लोबल टाइम्स, जो उनका ग्लोबल माउथ पीस है, उसकी तरफ से जो धमकी आई है इंडिया को, उस धमकी में यही लिखा है, क्या बोला है अफ्रीका ने, कि अगर हमने इकोनॉमिक शॉक्स आपको दिए तो आप उन इकोनॉमिक शॉक्स को नहीं झेल पाएंगे। इनडायरेक्टली चाइना क्या बोलना चाह रहा है कि भाई ये जो आप फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन के बैठे हैं ना, दुनिया भर में जो आप दवाइयां एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप नहीं कर पाओगे अगर हमने ये एपीआई और बल्क ड्रग्स आपको एक्सपोर्ट करने बंद कर दिए। तो इंडिया को बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को बोला जाता है सप्लायर ऑफ लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन। तो ये वाइडली एक्नॉलेज है। अगर अफ्रीका की फील्ड में देखोगे दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है अफ्रीका को बहुत सी दवाइयां, बहुत सी जेनरिक मेडिसिन इंडिया भेजता है। फिर इंडिया के और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, देखिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इंडिया बहुत आगे है। देखिए क्रूड ऑयल रिजर्व्स तो हमारे पास ज्यादा नहीं है, पर क्रूड ऑयल इंडिया में इंपोर्ट होता है, उसको रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और फिर उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद रिफाइंड पेट्रोलियम, दे फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द इंडियन टोटल एक्सपोर्ट्स टू अफ्रीकन मार्केट्स। इस तरीके से कह सकते हैं कि अफ्रीका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है इंडिया के लिए। अफ्रीका खुद भी इंडिया पे डिपेंडेंट है इन फाइनली मेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए।
उसके बाद इंडिया बहुत सारे एसेंशियल मेडिसिन को भी भेज रहा है अफ्रीका में, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन, पैरासिटामोल, ये 25 अफ्रीकन कंट्रीज को भेजे गए हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भी भेजे गए हैं। कुछ को कॉमर्शियल बेसिस पे भेजा गया, यानी जिनका पैसा अफ्रीका की तरफ से आएगा, कुछ को ग्रांट बेसिस पे भेजा गया कि बस मदद करने के लिए भेज दिया गया। अफ्रीकन इंडियन ओशन में अगर बात करें, इंडियन ओशन में जो अफ्रीका की कंट्रीज है, जैसे फॉर एग्जांपल शेचेल्स है, शेचेल्स हो गई, मॉरिशस हो गया। अब शेचेल्स और मॉरिशस के साथ तो देखिए इंडिया के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं दोस्तों। ये तो वो दो कंट्रीज है जहां पे आपका ऑन अराइवल वीजा है इंडियंस के लिए, मतलब आप टूरिज्म के लिए सीधे फ्लाइट पकड़ के चले जाइए। फिर कोमोरोस हो गया, मदागास्कर हो गया, यहां पे भी इंडिया के डॉक्टर्स और मिशंस गए हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि इतना कुछ इंडिया अगर अफ्रीका के लिए कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अफ्रीका के पावर सर्कल्स में, अफ्रीका के लोगों में भी इंडिया के लिए एक सॉफ्ट पॉइंट है। अब आगे अगर बात की जाए दोस्तों, चाइना का जो मोडस ऑपरेंडी है अफ्रीका में वो क्या है? अगर चाइना के मोडस ऑपरेंडी की अगर आप बात करते हो दोस्तों, तो चाइना 3 सिद्धांतों पे चलता है। मनी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड एलीट लेवल वेल्थ क्रिएशन, यानी कि पैसा देंगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए हमारा चाइना में, और एलीट लेवल वेल्थ क्रिएशन, जो टॉप के लोग हैं, जो बिजनेस क्लास है, जो पॉलिटिशियंस है, उनका खूब पैसा बनेगा। फिर स्ट्रॉन्ग स्टेट टू स्टेट रिलेशन, यानी पॉलिटिशियंस का पॉलिटिशियन से लेने देना, पीपल टू पीपल टाइज कम है दोस्तों। जैसा कि सोनम वांगचुक ने कहा है कि चाइना की ज्यादातर आबादी एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रही है, वहां पे किसी तरीके की डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो जो चाइनीज लीडरशिप है वो केवल अफ्रीकन लीडरशिप से बात करती है, उनके लोगों के लिए ज्यादा नहीं सोचती है। दूसरा, चाइना अफ्रीका में हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सेटअप करना चाहता है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करना चाहता है। ऑब्वियसली बात है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है एंड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उन एंड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, और वो रिसोर्सेज पूरी मात्रा में मिलते हैं आपको कहां से? अफ्रीका से। वहीं पे अगर आप इंडिया की अप्रोच देखोगे अफ्रीका में, तो इंडिया अफ्रीकन के साथ एक इक्वल पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करता है दोस्तों, और ना वो केवल अफ्रीकन एलिट्स के साथ, केवल लीडरशिप के साथ रिलेशन नहीं बनाता है, वो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बनाता है। तो आप देखेंगे कि जो अफ्रीकन, जो इंडिया के एंटरप्राइजेस जाके अफ्रीका में स्टैब्लिश्ड हैं, वो वहां के लोगों को नौकरियां देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूंगा, नाइजीरिया में एक जगह है लेगोस नाम की, उस लेगोस में इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है तोलाराम। ये तोलाराम नाइजीरिया के मार्केट में नूडल्स बेचते हैं, जैसे मैगी इंडिया में है ना दोस्तों, वैसे ही तोलाराम के नूडल्स बेचते हैं आपके नाइजीरिया में, और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं वहां से। तो उसके लिए इस तोलाराम कंपनी ने अफ्रीका में बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके रखा हुआ है दोस्तों। तो आप ये कह सकते हैं कि जब इंडिया के बिजनेसेस जाके अफ्रीका में अपने बिजनेसेस को सेटअप करते हैं, तो वहां की लोकल आबादी को नौकरियां देते हैं, ना कि चाइना की तरह कि वो अपने ही लोगों को लेके जा रहे हैं वहां पे नौकरी पे। दूसरी बात, सॉफ्ट पावर के केसेस की अगर बात की जाए, तो देखिए अफ्रीकन कंट्रीज में, खासकर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में, बहुत सारे लोअर लेवल पे भी इंडियंस मदद कर रहे हैं। जैसे वहां पे बहुत सारे गुरुद्वारा हैं, वहां पे बहुत सारे टेंपल हैं, तो ये जो गुरुद्वारा हैं, ये जो टेंपल हैं, ये कम्युनिटी किचन्स को स्टैब्लिश कर रहे हैं, वहां पे सैनिटाइजर्स बांट रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट्स बांध रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं, तो इस तरीके से भी मदद हो रही है दोस्तों। तो ये पूरा तरीका। फिर जो इंडियन एंटरप्राइजेस आपके वहां के मार्केट में स्टैब्लिश्ड है, अफ्रीका के मार्केट में, उन्होंने बहुत सारे पैसे भी दिए हैं वहां के लोकल फंड्स को कोविड पैंडेमिक को लड़ने के लिए। हालांकि पैसे तो देखिए चाइनीज फंड्स ने भी दिए हैं, बट अब हम यहां पे समझ गए हैं कि जो इंटरैक्शन का तरीका है चाइना और इंडिया का अफ्रीका में, वो तरीका काफी अलग है। जो इंडिया का तरीका है वो काफी फ्रेंडली है, जो चाइना का तरीका है वो थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाता है, लोगों को चूस के पैसा निकालना, ये भाई चाइना की आइडियोलॉजी है। मतलब वहां पे जाओ, वहां के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करो, जंगल काट दो, उनके रिसोर्सेज को खींच लो, उनकी पॉलिटिकल क्लास को खुश रखो, लोगों से हमें लेना देना नहीं है। बट इंडिया का ऐसा तरीका नहीं है दोस्तों। इस आर्टिकल में देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया, वर्क फॉर हैबिट्स। यहां पे क्या लिखा, इंस्टेड ऑफ ट्वीकिंग लेबर लॉस, स्टेट्स मस्ट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन वर्कर्स। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों, इस कोविड-19 में हर कैटेगरी के वर्कर को प्रॉब्लम हुई है। जो माइग्रेंट वर्कर आपको देख रहे हैं दोस्तों, पहले अर्बन एरियाज में रह रहे थे, किसी तरीके से थोड़ा बहुत पैसा कमा के गंदी कंडीशंस में गंदा पानी पी के गंदा खाना खा के वो रह रहे थे। एकदम से कोविड-19 का पैंडेमिक आया, इनके एम्प्लॉयर्स ने इनको निकाल दिया कि भैया आप निकलो। बहुत सारे लोग अपने गांव की तरफ जाने लगे, परेशान थे, पुलिस रात भी हो रही थी, रास्ते में पुलिस डंडे मार रही थी, तो इनको तो प्रॉब्लम थी ही। तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स थे ये तो परेशान थे ही। जो बाकी बचे हुए 10% फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं वो भी परेशान है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिल गई पिंक स्लिप्स,
पिंक स्लिप का मतलब क्या होता है कि भैया आपसे बोल दिया गया कि अब हम आपको नौकरी पे नहीं रख पाएंगे, तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, आप निकलो। बहुत सारे लोगों को सैलरी कट्स मिली क्योंकि भैया कुछ तनख्वाह काट दी गई, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की भी तनख्वाह काटी गई है। और बहुत सारे लोगों को मिला फरलॉ। फरलॉ क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉय से क्या बोला, एमिरेट्स ने, कतर एयरवेज ने, कि भाई आप कुछ दिन के लिए विदाउट पे पे चले जाइए, यानी कि 6 महीने के लिए आप विदाउट पे पे चले जाइए, हम आपको तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, हम आपको नौकरी से भी नहीं निकाल रहे हैं, 6 महीने बाद अगर मार्केट अच्छा होता है तो हम आपको नौकरी के लिए वापस बुला लेंगे। तो जो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको पिंक स्लिप्स मिली हैं, सैलरी कट्स मिली हैं, फरलॉस मिले हैं। अब हो क्या रहा है दोस्तों कि जैसे जैसे आपका लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, और ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ये बिना लोगों के काम के तो काम कर नहीं पाएंगे, लेबर्स तो चाहिए ही। तो अब इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे हैं लेबर मिनिस्ट्री के पास और बोल रहे हैं लेबर मिनिस्ट्री को कि भाई ये जो लोग वापस अपने वर्क प्लेसेस में चले गए इनको वापस बुलाइए, इनको किसी तरीके से झांसा दे के, उल्लू बना के, कैसे भी करके वापस दिखाइए। अब ये देखिए यहाँ के ऑथर की लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं, मैं तो आपको वो बता रहा हूं जो एडिटोरियल में लिखा हुआ है। तो भाई लेबर मिनिस्ट्री पे प्रेशर डाला गया, और अगर इनको वापस नहीं बुलाया जाता है तो इनके खिलाफ हम इंडस्ट्रियल लेबर लेजिस्लेशन के अंदर एक्शंस लेंगे। क्या एक्शंस लेंगे? अब देखिए जो माइग्रेंट वर्कर्स गए हैं वो किसी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में तो थे नहीं दोस्तों, तो ऑब्वियसली बात है उनको तो कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज काम करती हैं दोस्तों, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट काम करते हैं, वहां पे भाई वर्कर काम करते हैं, उन वर्कर्स को एक स्टैट्यूट के थ्रू, एक इंडस्ट्रियल लेबर लॉ के थ्रू उनकी सर्विस कंडीशंस डिसाइड होती हैं। अब ऑब्वियसली बात है जब फैक्ट्रियां बंद हो गई तो इनकी तनख्वाहें बंद हो गई, ये बेचारे अपने घर चले गए। अब इनको वापस बुलाया जा रहा है और इनसे बोला जा रहा है कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे, अगर वापस नहीं आओगे तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। जब इन बेचारों की नौकरियां चली गई थी, जब इनको तनख्वाह नहीं मिली थी, तब कुछ नहीं बोला गया इनको। भाई इसके लिए लेबर मिनिस्ट्री के पास गए लोग, फिर लेबर मिनिस्ट्री से यह भी रिक्वेस्ट की है इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ने कि भाई अप्रैल और मई की जो स्टैट्यूटरी वेज पेमेंट्स की जो कंडीशंस, अब देखिए कुछ जगहों पे तो वेज दी गई है, कुछ जगहों पे वेज बहुत ज्यादा काट के दी गई है, कुछ जगहों पे वेज दी ही नहीं गई है। तो स्टैट्यूटरी वेज पेमेंट्स क्या होते हैं कि भाई इस स्टैट्यूट में, उस इंडस्ट्रियल लेबर लॉ में लिखा है कि इतने मिनिमम अमाउंट ऑफ तनख्वाह तो आपको इस लेबर को देनी है। तो अब एक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स क्या बोल रहे हैं लेबर मिनिस्ट्री को, देखिए अप्रैल मई में तो कोई काम ही नहीं हुआ, हमने कुछ कमाया ही नहीं, तो हम इनको तनख्वाह कहां से दें, तो इसमें हमको रिलैक्सेशन मिलने चाहिए, ये लेबर मिनिस्ट्री से बोला गया है। फिर और भी बहुत तरीके से रिलैक्सेशन की बात की गई है और बहुत सारे स्टेट्स ने रिलैक्सेशन दिया भी है। तो ये बोला गया है कि भैया जो काम के आवर्स हैं उनको 8 से बढ़ा के 12 घंटे किया जाए एज अ टेम्परेरी फिक्स, ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके दोस्तों, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, इंडस्ट्रीज को मदद दी जा सके। तो बहुत सारे स्टेट्स ने इसको माना भी है। राजस्थान ने इस ऑर्डर से विड्रॉ कर लिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसी और बहुत सी जो स्टेट्स हैं उन्होंने लेबर लॉज में हल्के फुल्के चेंजेस भी किए हैं, जिसके लिए उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया है। इन स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या बोलना है कि भाई हम लेबर लॉज में चेंजेस इसलिए कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ सके और जॉब क्रिएशन फिर से हो सके, क्योंकि जॉब तो जा रही है, तो जाए, इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत टाइम पीरियड बढ़ा के, थोड़े कंडीशंस को कम रिलैक्स करके हम जॉब बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है जो लेबर यूनियंस है वो प्रोटेस्ट में आ गए। लेबर यूनियंस का ये बोलना है कि भैया आप जो अभी लेबर लॉज हमारे लिए हैं वही हमारी तरफ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है और आप उनको और बदल रहे हो। फिर और भी बहुत सारी तरीके की चीजें की गई हैं दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रेट को कम किया था एम्प्लॉयज की तरफ से। आप होता है ना कि भाई हर महीने कुछ पैसा उस वर्कर की सैलरी से कटेगा और उतना ही पैसा आपका सरकार देगी। तो वर्कर की सैलरी से जो पैसा कटता था वो भाई उसका एम्प्लॉयर देता था, तो उस पैसे का कुछ पार्ट सरकार ने बोला कि हम दे देंगे। लेकिन इस चीज से कुछ खास मदद नहीं हुई इन कंपनीज को और इन लेबरर्स को। तनख्वाह तो बहुत जगहों पे काटी गई है। यह भी अपील जारी हुई थी सेंटर की तरफ से कि भाई इन लेबरर्स की आप तनख्वाह मत काटिए, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत से लेबरर्स की तनख्वाह काटी गई है। तो इस समय पे इस आर्टिकल में यह बोला जा रहा है कि आप इन लेबरर्स को डरा के वापस बुलाने के बजाय इनके कॉन्फिडेंस को जीतने की कोशिश करो। एक सोशल सिक्योरिटी लेके आइए इनके लिए। जब ये शहर में आके आपकी फैक्ट्री में काम करेंगे तो इनके लिए इंडस्ट्रियल हाउसिंग का जुगाड़ करिए और उस इंडस्ट्रियल हाउसिंग में फिजिकल डिस्टेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इस तरीके की चीजें दोस्तों बोली गई हैं। फिर एक इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट है 1979 का, इसमें सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि दिस इज
ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं दोस्तों। ओके, आई होप आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे जानने को मिला होगा। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। अगला आर्टिकल है फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट बार। देखिए ये आर्टिकल दोस्तों जरूरी हो जाता है। देखिए पिछले एक महीने में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काफी आवाजें उठी। ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट सेंटर के ये जो माइग्रेंट क्राइसिस है इसको ठीक तरीके से डील नहीं किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया। यहां पे दो और बॉडीज के बीच में थोड़ा बवाल चल रहा था। एक बॉडी थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, एक बॉडी थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि ये दो बॉडीज हैं क्या। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बनी है अंडर एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 के अंदर सेक्शन 4 है। इसके थ्रू इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया, इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी, इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है। अब देखिए इसके मेंबर्स कौन होंगे, तो इसके मेंबर्स जो इंडिया के लॉयर्स उसमें सेलेक्ट होकर आएंगे दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा ये लॉयर्स काफी इन्फ्लुएंशियल होते हैं, क्योंकि इस बार काउंसिल में जो लॉयर्स होते हैं वो काफी बड़े लॉयर्स होते हैं। ओके, काफी पैसे वाले होते हैं। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया करता क्या है कि प्रोफेशनल कंडक्ट को सेटअप करने की बात कहेगा, लॉयर्स का एटिकेट्स के बारे में बात करेगा, और लॉयर्स अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी चलाई जा सकती हैं। लीगल एजुकेशन इंडिया में किस तरीके से होगी इसके बारे में बात करेगा। जो यूनिवर्सिटीज लीगल डिग्रीज देती हैं उनको रिकॉग्निशन देता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बहुत सारी चीजें में आपका ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। वहीं पे अगर आप बात करो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन की, तो सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनका एक ग्रुप है। तो जो लॉयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं उनके ग्रुप को आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो दुष्यंत ए देव है। अब सारा बवाल दोस्तों यहां पे शुरू कैसे हुआ। सारा बवाल यहां पे शुरू इस तरीके से हुआ कि एक जज है, इनका नाम है जज अरुण मिश्रा। नाम मैं लिख दे रहा हूं, अरुण मिश्रा जी के नाम के एक सुप्रीम कोर्ट के जज है। पहले ये कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। अरुण मिश्रा जी ने एक टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर दी। हुआ ये फरवरी 2020 में एक इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हुई, और इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस पे जब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच दी तो अरुण मिश्रा ने नरेंद्र मोदी जी को बोल दिया इंटरनेशनली एक्लेम्ड विजनरी, एक वर्सेटाइल जीनियस बोल के बुलाया मोदी जी को। जब ये स्टेटमेंट अरुण मिश्रा जी की तरफ से आई तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इनका, अरुण मिश्रा का। क्यों क्रिटिसिज्म हुआ? सब लोगों ने ये बोला कि भाई देखिए जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट रहना है। एग्जीक्यूटिव अपना काम अलग करता है, जुडिशरी अपना काम अलग करती है। और अगर इस तरीके के स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज देंगे एग्जीक्यूटिव के फेवर में, तो इसका मतलब ये लगेगा दो लोगों को कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव के फेवर में बायस्ड है। और इसका अपोजिशन आया आपका एससीबीए से भी, यानी सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने भी इसको क्रिटिसाइज किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया, उसके बाद हुआ क्या कि इसी सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के एक सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है अशोक अरोड़ा। अशोक अरोड़ा जी ने दिमाग लगाया। अशोक अरोड़ा जी ने क्या किया? अशोक अरोड़ा जी ने जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई मई 11 को, और उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो हेड हैं मिस्टर डेव, इसके जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डेव, इनको भाई निकाला जाए। मिस्टर डेव को क्यों निकाला जाए? क्योंकि मिस्टर डेव अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। अब ऐसा क्यों बोला? देखिए जब अरुण मिश्रा जी ने नरेंद्र मोदी के फेवर में एक स्टेटमेंट दिया तो उसको क्रिटिसाइज किया सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन में। उस क्रिटिसिज्म में मिस्टर देव एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अब मिस्टर देव ने एक लीडिंग रोल प्ले किया, उसके बदले में इसी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी अशोक अरोड़ा ने एक मीटिंग बुला के कोशिश की कि मिस्टर देव को यहां से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को अरुण मिश्रा को क्रिटिसाइज करके पॉलिटिकल पर्पसेस को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये स्टेप अशोक मिश्रा जी का पड़ गया उल्टा, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमिटी ने मिस्टर अशोक अरोड़ा को यह सस्पेंड कर दिया। अशोक अरोड़ा जी मिस्टर देव को निकलवाना चाह रहे थे, वो खुद ही सस्पेंड हो गए। अब प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है ये अशोक अरोड़ा जी पहुंच जाएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, और अशोक अरोड़ा जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पहुंच के बोलेंगे कि भाई मुझे निकाल दिया गया है मेरी पोस्ट से, यह गलत है। और यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया सीधे सीधे रीइंस्टेट कर देगा अशोक अरोड़ा जी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी इन द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अब देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ सेपरेट बॉडी।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इज अ सेपरेट बॉडी। तो यहां पे ये लॉजिक दिया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये ताकत ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको वो लीगैलिटी दे सके। तो कौन से बेसिस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अशोक अरोड़ा का रीइंस्टेटमेंट किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने अशोक अरोड़ा को निकाला था। तो इस बात पर काफी बहस चल रही है दोस्तों, और एक टसल सा बन गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच में और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बीच में। बहुत सारे लोगों का यहां पे व्यू निकल के आया है। ये जो आर्टिकल लिखा है ये एनजीआर प्रसाद जी ने और के राम सिद्धार्थ जी ने लिखा है। ये मद्रास हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं। इनका यह बोलना है कि बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई हक नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बीच में बोले। और देखिए ये बार एसोसिएशन बहुत अलग अलग जगहों पे होती है दोस्तों। स्टेट्स में जो हाई कोर्ट्स होती है उनकी भी बार एसोसिएशन होती है और ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई हक नहीं है कि वो उसके बीच में बोले। एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव जरूरी है हमारे देश की फंक्शनिंग के लिए, उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी जरूरी है। और इस तरीके की चीजों में जहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन में इंटरफेरेंस करेगा, हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वायलेट होती है। तो ये था इस आर्टिकल का एनालिसिस दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने कवर किया, चिंता मत कीजिए, मैं और भी बहुत से करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स आपके लिए अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें।